मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? और क्या मैं दिख रहा हूँ आप सभी को? अगर आप कहेंगे यस, तो मैं क्लास को शुरू कर दूँगा, ठीक है ना? और ज़ाहिर-सी बात है कि आज जो हम लोग का लेक्चर है, वो किस टॉपिक पे है? आपके जनगणना, ठीक है ना? जनगणना। जनगणना एक ऐसा लेक्चर है जिसमें कि आपसे थोड़ा-सा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर पूछेगा, कुछ न कुछ ज़रूर पूछेगा। तुम एमटीएस का पेपर दे दो मेरे भाई, या फिर आप पेपर देने चले जाओ सीजीएल का, या आप जीडी का दे दें, रेलवे का दे दें। आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है जनगणना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आवाज रिपीट हो रही है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है? क्या आवाज रिपीट हो रही है क्या मेरी? मैं एक बार रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, ताकि मैं सभी को रिफ्रेश करके, तो 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज, 1 मिनट मुझे चाहिए भी, वो 1 मिनट आपसे। हाँ भैया, अब आवाज आ रही होगी मेरी? नहीं, अब आवाज आ रही होगी, और अब हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना? नहीं यार, एक आध मिनट दे दिया करो। अगर अड्डा की टी शर्ट बाय द वे नहीं है, अड्डा का लोगो तो होना ही चाहिए कि अड्डा का लोगो मौजूद रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आने वाला आधा घंटा मैं पहले तुम लोग को कुछ, वैसे इसमें मैंने एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया है जनगणना का, लेकिन फिर भी इसका प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? इसका प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट में हम लोग किस तरीके से क्या और कैसे कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? तो स्टार्ट करें आज का ये जो अपना सेशन है जनगणना। अगर आप सब लोग 111 लिखना शुरू कर दें, तो मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर दूं। और सुनो, इसका नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पूरी पीडीएफ मैं दूंगा, पूरी पीडीएफ मैं दूंगा। चलिए, तो आपके कमेंट को मैं ऑफ कर रहा हूं आपका कमेंट मैं ऑफ कर रहा हूं, और आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं जनगणना, ठीक है ना? आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं जनगणना। बस 1 सेकेंड कमेंट ऑफ कर दो, और जनगणना शुरुआत कर देते हैं। तो जनगणना में ये बात बहुत क्लियर है कि जनगणना से रिलेटेड वो हर चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में कंफर्म और कंफर्म आना ही आना है। जैसे इसकी अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, जनगणना, वैसे तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है 1872 से। लेकिन अगर मैं आपको रियल मायने में बोलूं, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी करता है कि भारत में पहली बार जनगणना
किस किताब में और कहां वर्णित है? तो याद रखना, भारत में पहली बार वो किताब जिसमें जनगणना का जिक्र है, दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है, जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना का पहली बार जिक्र मिलता है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछता है कि प्राचीन भारत में वह कौन सा वंश था जिसने सबसे पहले सेंसस या फिर जनगणना करवाई। तो कौटिल्य या चाणक्य किस वंश के समय था? तो आप कहोगे कि सर कौटिल्य या चाणक्य यह हुआ करता था मौर्य वंश के समय, जिसका फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके बाद जनगणना जैसा कॉन्सेप्ट बीच में कभी नहीं आया। सल्तनत काल वाले आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने टैक्स को सही से कैलकुलेट करने के लिए कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, हमें ठीक ठाक ढंग से टैक्स चाहिए, इस दो उद्देश्य से उन्होंने एक बार पंचायती राज जैसी चीज लाई थी और एक बार जनगणना जैसी चीज। तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना तो कराई, सेंसस तो कराया, लेकिन आपके ये नहीं किया उसने कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि भाई अब हर 10 साल पे जनसंख्या होगी जनगणना। तो इसीलिए इसे भारत की अनियमित जनगणना कहते हैं, इरेगुलर सेंसस। अनियमित, इरेगुलर, भारत की प्रथम अनियमित जनगणना, फर्स्ट इरेगुलर सेंसस ऑफ इंडिया, दैट वाज डन बाय लॉर्ड मेयो इन 1872। अनियमित, और यह हुआ नियमित। नियमित का मतलब क्या है? ठीक है ना, नियमित का मतलब इसने, रिपन ने क्या कर दिया कि हर 10 वर्ष पे, आफ्टर ईच 10 ईयर, भारत की जनगणना कराई जाएगी। तो क्लियर हुआ कि रेगुलर और अनियमित, इरेगुलर में डिफरेंस क्या है, किसने पहली बार करवाया, किसने रेगुलर बेसिस पे पहली बार करवाने की शुरुआत की, यहां से क्वेश्चन आएगा। पढ़ते चलो, उसके बाद इसके ऊपर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा। दुनिया में पहला देश जिसने जनगणना कराया, दैट वाज स्वीडन। ठीक है ना, ये कई बार आपसे पूछेगा कि फर्स्ट कंट्री जिसने जनगणना करवाई, तो वो स्वीडन था 1749 में। सेकंड तो नहीं पूछता है, लेकिन अमेरिका से ये बात पूछता है कि हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत किस देश ने की, आफ्टर ईच 10 ईयर। ठीक है ना, कि हर 10 वर्ष पर जनगणना होगी, ऐसी शुरुआत किस देश ने करवाई थी। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए कि पहला देश जिसने सेंसस करवाया, जनगणना करवाया, पहला देश जिसने फिक्स किया, मतलब इसको ऐसे ले लो, ये है लॉर्ड मेयो, इनको ऐसे ले लो, ये लॉर्ड मेयो वाली बात हो गई कि नहीं? समझ रहा हो ना कि जनगणना हो गई, और ये वाली वो बात हो गई जो वो क्या कहते हैं, रिपन वाली बात हो गई कि हर 10 वर्ष पे होगा। जो लोग समझ गए होंगे, मेरे बात को समझ गए होंगे कि हाँ सर हम लोग पकड़ लिया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है लला, अच्छा। उसके बाद स्वतंत्र, देखो भारत में जनगणना तो 1881 से ही शुरू हो गई, 1881 से, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारी पहली जनगणना हुई वो 1951 में हुई। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे, चूंकि जनगणना का टॉपिक बहुत डेप्थ में जाके आपसे पेपर में पूछता है और एक से दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने भी डेप्थ में जाके इसका नोट्स बनवाया आपका। उस समय 1951 में जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। हर 10 वर्ष पे जनगणना, तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि 2011 में हुई जनगणना आजादी के बाद कौन सी जनगणना है? 51 के बाद 61 में हुआ होगा, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, फिर 2001 में। 1 2 3 4 5 6 7, 2011 की जनगणना कौन सी हो गई? 7वीं, आजादी के बाद। ठीक है ना, आजादी के बाद 7वीं जनगणना हो गई। खैर, जनगणना भारत देश में गृह मंत्रालय कराता है, होम मिनिस्ट्री कराती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे 1900 या तो सबसे पहला पूछता है या तो सबसे लेटेस्ट पूछता है, तो आजादी के बाद 1951 वाला कई बार एसएससी रेलवे ने पूछा, या फिर वो आपसे 2011 का तो पूरा डेटा ही पूछेगा।
2011 का जनगणना डॉक्टर सी चंद्रमौली ने कराया था, जनगणना आयुक्त थे, सेंसस कमिश्नर थे। जनगणना 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है और उस समय मृत्युंजय, हालांकि ये कोई जनगणना हुई नहीं थी, ये ऊपर ऊपर से किया गया था। जनगणना तो होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये हो ही नहीं पाया। एक ऊपर से डेटा आया 2023 में और उसको लेकर के ये पढ़ा गया कि भाई अब भारत चीन से भी ज्यादा हो गया है। तो 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से नहीं हुई, तो अभी तक नहीं हुई। मतलब आपके पेपर में 2011 से ही क्वेश्चन आएगा, 2011 से। देखो ये सारे फैक्ट्स पे निगाह बनाए रखो, फिर मैं अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, 2-4 बार तुम खुद से भी देखोगे और 1 नंबर ये 2 नंबर तुम्हें दे के जाएगा। 2011 की जो मैस्कट है वो एक प्रगणक शिक्षिका या इन्यूमरेटर टीचर। अब मतलब सर जैसे नहीं कि कोई ऐसे कोई लेडी टीचर हो और ऐसे करके किताब उताब नहीं पकड़ के हाथ में लड़कियां औरतें पुरुष खड़े रहते हैं, तो प्रगणक शिक्षिका एक हाथ में ऐसे लगाए, चश्मा लगाए, एक ऐसे करके, मतलब मोबाइल कर रहा हूं, किताब को आराम से ऐसे पकड़ लिए, ठीक है, आराम से ऐसे पकड़ लिए। तुम लोग देखे होगे ऐसे चश्मा लगाए, हाथ में ऐसे हाथ पे हाथ रखे, तो दैट इज प्रगणक शिक्षिका, ठीक है ना। तो प्रगणक शिक्षिका समझ गया ना, पढ़ाती हुई टीचर। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है ना। और जनगणना कराने पे 2011 में 2200 करोड़ रुपए का खर्च आया था, ठीक है ना। अच्छा अगले पॉइंट पे आएंगे। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको देखना चाहिए। 1911 से 1921 जनसंख्या घटी थी, ठीक है ना, पॉपुलेशन निगेटिव गया था। इसे डिकेड ग्रोथ रेट कहते हैं। डिकेड मतलब डिक्लाइन करना, कम होना, गिरना। डिकेडल ग्रोथ रेट 1911 से 21 में जनगणना घटी थी। घटने का कारण क्या था सर? सूखा पड़ा था, वर्ल्ड वार हुआ था, खाने को था नहीं, तो जनगणना क्या खाक बढ़ेगी? समझ रहे हो ना। और इसीलिए 1911 से 21 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। ग्रेट, जैसे मान लो 1911 में ये लोग थे 100 लोग 1 मिनट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 1921 में 10 वर्ष बाद इनकी बढ़नी चाहिए थी, तो ये घट के 70 लोग हो गए। बड़ा अंतर आ गया, जहां बढ़ना था वहां 30 लोग घट गए। इसीलिए इसे हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहते हैं, डिकेड भी कहते हैं। पेपर में सीधा आएगा कि ऋणात्मक दशकीय वृद्धि या पॉपुलेशन निगेटिव डिकेड ईयर किस ईयर से किस ईयर को कहते हैं? 11 से 21 को। तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1911 में भारत में आया जॉर्ज पंचम। ये तुमको याद रखने के लिए, ये तृतीय दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार, ठीक है ना। और 1921 में भारत में आया था क्या उसका नाम था, जो प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का राजकुमार, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये राजा था और ये राजकुमार था। तो ये 1921 में भारत आया था, आया भी था वो असहयोग आंदोलन बंद करवाने के लिए, और ये दिल्ली ये आया, इसका बेटा आया। बीच में किसी भारतीय का नाम है नहीं है, तो जनसंख्या घटी ही नहीं, अपनी बढ़ा लिया भारत में आके। शादी करके नया नया आया था अपने वाइफ के साथ, अपनी जनसंख्या 10 साल में बढ़ा लिए ये सब। हम लोग की जनसंख्या रुक गई, खाना पीना इतना पार्टी में अपने खर्च कर दिया कि भारतीयों को खाने को नहीं, और जिसके पास खाने को नहीं, नहाने को नहीं, चलेगा जनसंख्या बढ़ाने। तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। अगला 2011 की जनगणना। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो आप कहते कि 7वीं जनगणना थी। हाँ थी, आजादी के बाद से 2011 की जनगणना 7वीं, लेकिन जब 1881 से स्टार्टिंग से 2011 की जनगणना 15वीं। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। आजादी के बाद, भाई आजादी से पहले जनगणना कब हुई होगी? 1941 में। उसके 10 साल बाद हम आजाद हुए 1947 में, तो 1941 से 1951 से ये 2011 वाली 7वीं हो गई होगी, और 1881 से ये 15वीं हो गई, ठीक है ना।
इतनी ज्यादा, देखो आजादी के बाद 7वीं, आजादी के शुरुआत से 15वीं, ये बड़े छोटे छोटा डेटा है, लेकिन यही नंबर दिलवाएंगे। और जनगणना में पढ़ने के लिए है क्या, फिर वही शिशु मृत्यु दर, बालिका मृत्यु दर, और सेक्स रेशियो कितना है, तो लिटरेसी रेट कितना है, वो 8-10 और फैक्ट्स पढ़ने हैं। भारत दुनिया में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश है। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे हम लोग 1911 से आपके 21 में घटे, फिर 1947 में देश आजाद हो गया, हरित क्रांति वगैरह लाई गई, दुग्ध क्रांति लाई गई, सब खूब खाए पिए, दूध खा लिए, खाना खा लिए, पी लिए, तंदुरुस्त हो गए। तंदुरुस्त हो गए तो देखो क्या असर पड़ा। जब तंदुरुस्त हुए तो 1971 से 81, ये वो 10 साल है जब खूब जनसंख्या बढ़ी। तुम नोटिस करो, 1966 के समय हरित क्रांति आ गई थी, इसी 67-68 के समय दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति आ गई थी। तो जब 71 से 81 का समय आया तो इस समय के लोग शरीर से, मन से प्रसन्न और चुस्त दुरुस्त थे, लगे जनसंख्या बढ़ाने। और ये वो समय है, अगर आप ध्यान दें तो आपके दादाजी, हमारे दादाजी और हम लोग के नाना जी वाला समय है। तुम अपने पापा मम्मी और मैं अपने पापा मम्मी का अगर डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा तो लगभग डेट ऑफ बर्थ हम लोग के पापा मम्मी का 1960 से लेकर के 1980 के बीच में होगा, यही 10-20 साल। ये तो मैं एग्जैक्ट डेटा बोल रहा हूं, इसी बीच में होगा मम्मी पापा का। तो दादाजी नाना जी लोग थे। अच्छा सच बताओ, हम लोगों के पापा को, अब 2-4 लोग की मैं बात नहीं करता, अमूमन 2 बच्चे, जैसे मैं और मेरे बड़े भैया हैं, मुझे कोई बहन नहीं है, लेकिन हमारी दादी जी, आपकी दादी, नानी, इन लोग के 4-4, 5-5, 6 ठो बुआ, 7 ठो फूफा, 4 ठो नाना, है कि नहीं? अच्छा कमेंट में बताओ किसको कितने दादा दादी को लड़के बताओ। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो लोग बहुत बड़े कारगर, न उनके समय टीवी न मोबाइल, सच नहीं कह रहे हैं। दादा नाना लोगों का तुम याद कर लो, मार जनसंख्या बढ़ा के पलट के रख दिए, पूरा माहौल है, अब हम लोग उसको झेल रहे हैं। सच तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो हमारे दादा नाना हो चाहे वो आपके हो। हालांकि मेरे नाना जी को तो 2 ही लड़के हैं, लेकिन दादा को 5 ठो हैं, समझ रहे हो? 5 क्या 6 ठो थे, एक लोग का तो देहांत हो गया, नहीं 6 थे, समझ रहे हो? तो ये स्थिति है, ठीक है ना? चलो इसको रोके, इसको, इस बात को रोकते हैं। खैर, तो ये अगले पॉइंट पे आएंगे। 1951 में हमारे देश की जनसंख्या स्थिर वृद्धि रही। क्यों? जस्ट आजादी के बाद की बात है। और जैसे ही देखो हम लोग आजाद हुए 1951 से 81 तक, उच्च वृद्धि दर, मार धड़ाधड़ लड़का लड़की पैदा करके दादा दादी लोग खाली हो गए। अब तुम नोटिस करो, ये दादा नाना वाला समय है, मैं तुम लोग को याद करवाने के लिए ये लिख रहा हूं, दादा नाना जी वाला। अब देखो हम लोग के पापा वाला समय है, पापा जी वाला। तुम नोटिस करो, हम लोग जितने लोग हैं सब लोग 1981 से 2011 के बीच में होंगे। कोई 90 के दशक का होगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ 2004 होगा, किसी का 92, किसी का 96, किसी का 98, लेकिन होगा इसी के बीच में। सच कह रहे हैं ना? सभी के इसी के बीच में है ना? तो मतलब दादा नाना लोगों का जो जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति थी उसको पापा लोगों ने घटाई। और हम लोगों के पास जब ये चार्ज दिया जाएगा, जब हम लोग के पास ये चार्ज आएगा बेटा, तो हमको तो लग रहा है हम लोग उस वाले नारे पे चल रहे हैं, हम एक हमारा एक। एक मेरा दोस्त है, क्या नाम है उसका, राघवेंद्र या शिवेंद्र, क्या तो उसका नाम है, उसकी शादी हुई 3 साल 4 साल, तो अक्सर लोग नहीं पूछते भैया कै बच्चे, तो एक दिन हमसे 2 साल पहले वो अपने शादी के मंडप में अनाउंस किया। मैं उस लड़के के हौसले को मतलब कि वो देता हूं, सैल्यूट करता हूं। उसने शादी के मंडप में फेरे लेने के बाद शिवेंद्र उठा, जब पूरे रिश्तेदार बैठे थे, तब उसने बोला कि मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। भाई दूल्हा है, लोग सुनेंगे। तो हम लोग भी खड़े थे कि क्या बोलेगा। बोला मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों कोई बच्चे नहीं पैदा करेंगे, जनसंख्या ऑलरेडी बहुत है, बल्कि हम 1-2 बच्चों को गोद ले लेंगे। और ये हम अपने शादी के फेरे वाले दिन बोल रहे हैं ताकि भविष्य में मेरी वाइफ या मुझे कोई समाज का ताना ना मारे। फिर सब लोग खड़े होकर ताली बजाए।
हालांकि उसके मम्मी पापा थोड़े घबरा गए, परेशान हुए, लेकिन इतना हिम्मत करना किसी में बस की बात है? और उसके शादी को 4 साल हो गए, कोई नहीं, 2 लड़की उसने गोद लिया हुआ है शिवेंद्र ने। ये देखो ये एक नया भारत है, ये हम लोग की पीढ़ी का भारत है, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला याद रहेगा ना कि उच्च वृद्धि दर कब रहा और निम्न वृद्धि दर कब रहा और स्थिर कब रहा। ये 10-10 साल वाला डिकेट कोई तो नहीं भूलेगा ना लल्ला। 111 लिखो कि यस सर, एक एक डेटा क्लियर हो रहा है, रटता चला जा रहा है सर। एग्जाम में हम लोग कर के आएंगे। आपके कमेंट ओपन है, 111 लिखिए कि हाँ सर ऐसे ही समझाइए, एक एक चीज हम लोग करके आएंगे एग्जाम में। और तुम देख लेना कि तुम ही लोग करके आओगे, बाकी लोग मतलब रो मारेंगे, क्योंकि तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि सर ने समझाया क्या। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट पे आएंगे। अब देखो जरा इसको समझना, ध्यान से समझना, नहीं गड़बड़ा जाओगे। जो ये तो खैर पूछता ही नहीं है, ये पूछा नहीं है तो हम लोग इसको देखेंगे नहीं, इस पे मत, इस डेटा को तुम लोग भी मत ध्यान देना, ये आज तक पूछता नहीं है, मैंने इसलिए दे दिया है कि फिर भी ये पूछता है मैटरनल मोरिलिटी रेट। प्रति लाख जीवित जन पे 400 माताओं की मृत्यु हो जाती है। मतलब जब 1 लाख महिलाएं मां बनती हैं तो लेबर पेन की वजह से 407 महिलाएं 1 लाख में उनकी डेथ हो ही जाती है, सुविधाओं की कमी की वजह से या फिर लेबर पेन की वजह से। ठीक है ना। अच्छा, देश की साक्षरता दर 73 नहीं 74 दशमलव समथिंग है, ठीक है ना, 74.06% है, यहां पे इसको सुधार लेना। जो देश का लिटरेसी रेट है 74.06 रेट है। अब जरा देखो भारत में साक्षरता दर या फिर इसको कहते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखा जाता है 0 से 7 वर्ष आयु पर। अगर आप 7 वर्ष के हो गए हैं और आप अपना नाम लिखना जानते हैं, सिग्नेचर करना जानते हैं, तो आपको साक्षर माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा भारत में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि केरल में 100% लिटरेसी रेट है, ठीक है, केरल में 100% लिटरेसी रेट है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या केरल के 100% लोग जाते ही अंग्रेजी एकदम धड़ाधड़ बोलना शुरू करते? नहीं, इसका यह मतलब है कि केरल के लोग, ठीक है ना, केरल के लोग क्या है कि वो आपके अपना नाम लिखना और अपना साइन करना जानते हैं, बस इसका मतलब इतना ही है, ठीक है ना। साक्षरता दर याद रखना 74.04, 80% पुरुष और 64.6% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, सबसे अधिक केरल। अब तो जो 2023 में डेटा आया है और ये डेटा 2011 के अनुसार है, 2011 का ये डेटा है, ये अलग की बात है कि केरल अब 100% हो गया है। लेकिन अगर आपके पेपर में, हाँ इस बार के सी चंद्रमौली थे, शिवानी ओझा ये सही कह रही हो, इस बार के जो 2011 के जनगणना आयुक्त हैं वो सी चंद्रमौली हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, इस वाले डेटा को तुम लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, देश के टोटल साक्षरता दर वैसे 74 पॉइंट समथिंग ही है, लेकिन फिर भी इस डेटा को एक बार चेक कर लेना, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है और मतलब एक रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला केरल। तो ये जितना डेटा मैं दे रहा हूं 2011 ईस्वी का दे रहा हूं, न कि 23। अभी 23-24 का देने लगूं तो ये 100 हो जाएगा। 23-24 आपसे पूछता नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। अगला पॉइंट, सबसे कम महिला साक्षरता वाला, देखो सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी बिहार, राज्य भी बिहार है, और सबसे अधिक महिला, सबसे ज्यादा महिलाएं कहां की पढ़ी लिखी हैं? केरल की। सबसे कम साक्षरता दर, कम महिलाओं का साक्षरता दर कहां का है? तो बिहार का। लेकिन पुरुषों में सबसे अधिक कहां का सबसे कम साक्षरता दर है? तो राजस्थान का, ठीक है ना। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, मतलब 10 वर्ष में अपनी जनसंख्या को सबसे ज्यादा किस राज्य ने बढ़ा दिया? तो मेघालय, मेघालय ने। अब सर मेघालय का क्या है? मेघालय में पहाड़ है, शुद्ध खाना मौजूद है,
जीवन प्रकृति के नजदीक रहते हैं ये लोग, इनके पास समय पर्याप्त है, ये आराम से रहते हैं, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जनसंख्या बढ़ गई। अब तुम्ही को अगर तुम्हारी शादी वादी हो जाए, चाहे मेल चाहे फीमेल, जाके पहाड़ों में रहो, बढ़िया खाना खाओ, पेड़ पौधा, मोबाइल चलाओ, तो अगला पौधा तो तुम्हारा ही ना है, तुम्हारे ही ना बच्चे पैदा होंगे। क्या गलत कह रहे हैं? ये याद करवाने का भी मेरा तरीका है कि किसी तरह तुमको याद हो जाए। हमको एक नंबर चाहिए कि तुम पहाड़ में हो, बढ़िया खाना खा रहे हो, प्रकृति, तो तुम्हारा जनसंख्या नहीं बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा। सही कह रहे कि नहीं? तो ये बात याद रखना लल्ला। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो देखो भैया हमारा राज्य है, माननीय उत्तर प्रदेश। मेहनती लोग है भाई, मेहनती लोग हैं उत्तर प्रदेश के, इतना जनसंख्या बढ़ाए हैं कि 5 देशों के बाद इनका अलग लेवल है। हाँ भैया विशाल ले लेना, ठीक है विशाल भाई ले लेना तुम। 5 इनका अलग लेवल है। तो यूपी, ये तो तुमको याद, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश, जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अभी ये समझ नहीं पा रहे कि इनके पास भी पहाड़ वहाड़ है, ठीक ठाक ढंग से इनको रहना चाहिए। खैर, अगला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है। क्यों नहीं हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। अब बिहार में एक बड़ा ऐसा भी है, वहां के, मैं तो अपने 2-4 मित्रों को जानता हूं, पूरे बिहार को मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं कुछ तो नाराज हो जाते हैं, वो लगे गुरुजी हमरे बिहार के कह देला तू, तो नहीं, हम पूरे बिहार को नहीं, उन 2-4, उनकी शादी हुई नहीं कि उनका चारों का जमीन इतना था, अब चारों बांट लिए, ले तो इतने में इनके लड़के बच्चे बड़े होने लगे, इनके इनके इनके, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ ही ना जाएगा। कहा वो पहले एक घर था, एक बाप के 4 लड़के थे, जहां शादी हुई 1-2 साल बाद भाभी आई, देवरानी आई, जेठानी आई, घर बांट के किनारे कर दी, प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया जनसंख्या घनत्व। और जहां कम पढ़ाई लिखाई है, अशिक्षा है, वहां तो ये होगा। अब ये बात समझना, हालांकि शिक्षित लोग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, वो तो और गए गुजरे होते हैं, पढ़े लिखे लोग तो और ज्यादा, हम तो देखें कई बार नालायक होते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब इनके पास क्षेत्रफल भी उतना ज्यादा नहीं, लेकिन यूपी के पास क्षेत्रफल है, इसलिए यूपी मेंटेन कर लेता है। अच्छा, दिल्ली वाले, अगर ये तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है, तुमको जान के आश्चर्य होगा, अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों पूछे तो दिल्ली, दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। 11,000, ये कहां बेचारा 1106 पे है, ये कहां पे आपके 11,000 पे है। इन दिल्ली वालों का क्या है, बिल्डिंग बना लेंगे इतना बड़ा बड़ा, उसी बिल्डिंग में फ्लोर बना लेंगे। हम 30वें फ्लोर पे रहते हैं, 5 ठो लिए लड़का बच्चा 30वें फ्लोर पे बैठे हैं, तो ससुर तुम्हारे यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी 36 ठो बिल्डिंग है 1 किलोमीटर में, तो तुम्हारा जनसंख्या 11,000 नहीं होगा? सच है कि नहीं? ओवरऑल में पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की ज्यादा है, लेकिन दिल्ली है यूनियन टेरिटरी और बिहार है राज्य, तो दोनों का अंतर देख के रहना, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे आएंगे, सबसे कम लिंगानुपात, ये 2011 का यहां पे, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का। मतलब केरल में अगर 1000 लड़के हैं, बॉय हैं, तो 1084 गर्ल हैं। वही स्थिति ठीक उल्टा है हरियाणा में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा लिंगानु। और तुम्हें वो भी बता दे, अब देखो पढ़े लिखे लोगों की एक बात बता दें, अभी कुछ दिन पहले मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था कि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या, मतलब जैसे कोई गर्ल प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका 1-2 महीने का गर्भ है, बच्चा है, दवा खिला दिए, ऑपरेशन कर दिए, वो हरियाणा इतना विकसित है, इसके सबसे ज्यादा होता है गुरुग्राम में, GURI गुरुग्राम। और यहां सब पढ़े लिखे रहते हैं, सब बिजनेसमैन रहते हैं, और सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या इसी गुरुग्राम में है। अब बताओ पढ़े लिखे लोगों को क्या कहोगे?
यहां सब नौकरी करने वाले 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने वाले, सब अधिकारी, सब ऑफिस, और हत्या यहीं पे, भ्रूण हत्या। क्या कर लोगे उसके लिए? समझ रहे हो ना? तो तुम इसके लिए कोई ना कोई जाति, धर्म, व्यक्ति दोष नहीं होता, एक पूरा का पूरा वर्ग है जो इस चीज को नहीं समझता। खैर, ये तो भारत के क्षेत्रफल की बात है। भारत में विश्व की 17.5% जनता, मतलब अगर विश्व में कुल 100 लोग हैं तो उन 100 में से 17.5 लोग तो भारतीय हैं। नहीं, रितेश पांडे, गुरुग्राम को, गुड़गांव पुराना नाम था, गुरुग्राम उसी का नया नाम है, ठीक है ना? तो ये याद रखना, 17.5%। जनरली भारत में 2011 की जनगणना, एक भारतीय 63.5 वर्ष तक जीता है, जिसमें पुरुष 62, महिला 64। यहां पे मैं तुम लोग से एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सके तो मम्मी पापा का इतना सम्मान करो जितना कि तुम शायद भगवान का न करते हो, क्योंकि हमारे आपके माता पिता लगभग 50 के आसपास हैं, लगभग। और ये है जीवन प्रत्याशा। हाँ, भगवान करे हमारे आपके माता पिता 100-150 साल जिए, लेकिन इस सच से आप मुंह नहीं जोड़ सकते, नहीं फेर सकते कि 70 वर्ष लगभग मान लो, तो हम लोग के जो माँ बाप है ना, वो हम लोग के पास अब बहुत हैं। भगवान, मतलब मेरे जबान पे शब्द भी ना लाएं तो समझ सकते हो क्या है स्थिति। अभी वो साथ हैं तो तुम उनसे नाराज हो ले रहे हो, इसलिए तुम्हारा व्यक्तिगत फर्ज बनता है कि ये जो बचा हुआ टाइम है ना, एक नौकरी लेकर के उनको खुश कर दो। अब उनकी सबसे बड़ी जो इच्छा है वो तुमसे यही है लल्ला, ये बात याद रखना, ठीक है ना? जो तुमसे, अब जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है, वो एक बार तब मिली जब हम और तुम पैदा हुए, और एक बार वो तब मिलेगी जब तुम ये ले करके उनके पैर पास रख दोगे अपना ज्वाइनिंग लेटर कि हो गया, अब आप ये 20 साल, 25 साल, 30 साल अच्छे से जी लीजिए, प्रसन्न होके सीना चौड़ा करके जी लीजिए। सही कह रहे हैं ना? गलती से भी माँ बाप से बहस मत किया करो। तुम लोग सौभाग्य, मैं तो कई मैटर में नौकरी को दोषी ठहराता हूं, सौभाग्यशाली हो जो अपने माँ बाप के पास हो। हम लोग को देखो, वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो 6 महीने में एक बार मम्मी के पास जाने के लिए भी तरस जाते हैं। हम नहीं जा पाते। रक्षाबंधन पे पूरा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन 23 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, 1 महीने बाद एमटीएस का पेपर है। लग रहा है कोई बहन तो है नहीं, क्या जाऊं, लेकिन बहन नहीं है, माँ बाप तो है घर में। समझ रहे हो ना? इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को हैंडल किया करो। खैर, वो तो पहली जनगणना और ये हम लोग किए थे, ठीक है ना? पहली जनगणना ये हम लोग कर चुके थे। सबसे अधिक मृत्यु दर उड़ीसा में है, ठीक है ना? 98/1000, मतलब 1000 लोगों पे 98 लोगों की मृत्यु हो ही जाती है। फिर मैंने बहुत सारा, और सबसे कम मृत्यु दर केरल में। अब उसका रीजन क्या है कि सर केरल में पढ़ाई लिखाई, मेडिकल, पैसा, सुविधा ज्यादा है, उड़ीसा थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि से पड़ जाता है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि, मतलब हर 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या 2001 की अपेक्षा 2011 में कितनी बढ़ गई? तो 2001 की अपेक्षा 2011 में भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ गई 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, ठीक है ना? अगला पॉइंट, सबसे कम जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में नागालैंड में बढ़ी थी। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 4 महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, फिर चेन्नई, ठीक है ना? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और फिर चेन्नई। अगले पॉइंट पे आएंगे, जनसंख्या नीति तैयार करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अनुसूचित जाति मतलब एससी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। एसटी कम्युनिटी के लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे कम एससी, सबसे कम नागालैंड में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम एसटी पंजाब में, ठीक है ना? पंजाब में। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। अब ये देखो सारा डेटा है, इसमें मैं सिर्फ बोल सकता हूं, सच कह रहा हूं ना, ये याद तो आपको करना पड़ेगा। और मैंने इसमें वही डेटा दिया है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बेहद जरूरी हो, बेहद जरूरी। मैंने कोई ऐसा इधर उधर का डेटा लिया ही नहीं, हिंदी इंग्लिश सब में दिया। तो क्या मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं? अगर आपका आदेश हो कि हाँ सर अब ये तो रटना पड़ेगा। देखो इसमें जो समझाने लायक था मैंने आपको समझाया। अगर आप 111 लिखें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं ना। अब मैं ये दे दूंगा लल्ला तुम लोग को, ये तुम लोग को रटना होगा। अब जैसे भारत में जनसंख्या प्रति व्यक्ति 382 है, सर्वाधिक अब ये बता ही चुका हूं, बिहार फिर ये है, ठीक है। आ जाओ कुछ क्वेश्चन। देखो ये मैंने बहुत सारे आपको दे दिए हैं कि सर्वाधिक राज्य केरल है, मेनली यही पूछेगा। सबसे कम राज्य हरियाणा है, किस मैटर में? लिंगानुपात मैटर में, सेक्स रेशियो के मैटर में। ये बहुत सारे डेटा मैंने आपको दिए हैं। अब आ जाओ, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ बताओ? हो सकता है पीनू यार, पीनू चौधरी जी प्लीज उसको देख लेना, पीनू भैया प्लीज उसको देख लेना। बताओ तो सर भारत में जनगणना का इतिहास यही ना शुरू हुआ था 1872, सही है कि नहीं? 1872। अगला, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ये वही है जिसने अशोक के अभिलेखों को खोजने में सफलता प्राप्त की थी। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये आपके ए और बी दोनों, इलाहाबाद और बनारस, यहां पे जनगणना सबसे पहले हुई थी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये तुम्हारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं यहां जो 20-25 प्रैक्टिस होगा उसमें से ही तुम्हारे पेपर में रहेगा। अगर कुछ न कर सकना तो ये 25 क्वेश्चन के आंसर रट के चले जाना। भारत का लिंगानुपात, सर भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं, ठीक है ना? कितना है सर? तो 943। अगला, भारत में 10 वर्षीय जनगणना कब शुरू की गई विधिवत रूप से, रेगुलर? तो सर वो 81 में यहीं पे हुई थी ना 10 वर्षीय जनगणना। यस सर। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? राज्य पूछा है तब तो सर बिहार हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी ऑब्लिक राज्य दोनों दे देता, ओवरऑल तो दिल्ली हो जाता। चूंकि उसने राज्य पूछ दिया तो बिहार हो गया 1103, ठीक है ना? अगला पॉइंट, किसका? अच्छा हाँ 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 हाँ, क्षमा कर दो भाई, उसने क्लियर ही नहीं किया कि मैं राज्य का पूछ रहा हूं कि यूनियन टेरिटरी का। बात यही ना, एक मिनट देखो गलती क्या हुई हमसे भी। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं कि राज्य या यूनियन टेरिटरी। अब सबसे ज्यादा किसका है तो इसी का हुआ ना। अगर वो क्वेश्चन में लल्ला लिख देता राज्य तब बिहार सही होता, अगर वो लिख देता यूनियन टेरिटरी तब दिल्ली सही होता। अगर वो इन दोनों में से कुछ नहीं लिखा है मतलब ओवरऑल पूछ रहा है तो ओवरऑल तो दिल्ली है ना। सहमत हो ना बात से कि सर ओवरऑल तो दिल्ली ही है। राज्य पूछेगा तो बिहार, यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो दिल्ली, और ओवरऑल भारत का पूछ देगा तब तो सर फिर दिल्ली ही है। क्लियर हो गया? देखो ये गलती हम लोग से क्यों हुई? जल्दबाजी, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी। ये लाइव एग्जांपल मिला, एग्जाम हॉल में ये गलती हम मतलब हम क्या आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सीधा दिख रहा है सर, बाकी सब डेटा उल्टा सीधा कर दिया बिहार। अच्छा सोचो, जो लड़का नहीं जानता होगा वो सोचेगा अरे 2200 यहां लिखा है, यही वाला सही होगा। ये तो डेटा ही गलत करके दिया है कि लोग देख। अच्छा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आएगा आके कहेगा हाँ ऐसा पेपर में करके आए 3 नंबर तो मिलवा करेगा, 3 मिलेगा उसको, -1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है? अरे सर हम तो केरल रटे बैठे थे, ई कहा गया भाई, वो ऐसे अन्य राज्यों का भी देता है, मिजोरम को याद रखना केरल के बाद। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताओ किस राज्य की? सर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है और कम है सिक्किम की। नहीं, मेघालय सिक्किम, हमने बताया था कि मेघालय में पहाड़ प्रकृति ज्यादा, जनसंख्या सिक्किम वाले समझ नहीं पा रहे कि उनके पास भी पहाड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहां का है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर यही है 74.04%। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? सर नकारात्मक मतलब घटी थी, दैट वाज नागालैंड, दैट वाज नागालैंड। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सर 11 के अनुसार जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है भील। अब गोंड है, वर्तमान में गोंड है। यही क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में पूछे तो गोंड है। इन्हीं दोनों में आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 2011 का पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? सर वो अभी अभी बात किए थे, हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? सर टाइगर स्टेट तो हम लोग मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे सर महाराष्ट्र है। अंतिम संस्करण 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? तो सर ऐसे तो आजादी के बाद 7वीं, लेकिन ओवर आप 1881 से लेंगे तो 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना की कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो सर भारत की जितनी भाषाएं हैं उनमें से 22 भाषाओं में से 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है? सर 17.5% है भारत की भागीदारी। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? तो सर भारतीय संविधान में जनगणना को सी ऑप्शन 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। सर भारत ग्रामीण ही देश तो है, ऑलमोस्ट 68.8 ग्रामीण है और 32.2 शहरी है। जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? मतलब 10 साल में उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। मेघालय, पहाड़, प्रकृति, खाना, ठीक है ना। अगला, 2011 भारत की जनसंख्या कितनी है? अच्छा देखो, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस थोड़े आसान होने लगे ना। तो सर मिलियन में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 210 मिलियन, नहीं इस तरीके से मिलियन में। भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है? बताओ। सर ये आया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब इस समय भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? सर जनसंख्या वृद्धि दर, अब ये वो बात कर रहा है 10 की है, 17.72%, और वार्षिकीय 1.64%। किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? यूनियन टेरिटरी की। कहां के यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी? तो वो बढ़ी दादर नगर एवं हवेली में। खाली समुद्र का किनारा, ये और इनके पार्टनर, खाना पीना, बढ़ गई जनसंख्या, लो खत्म बात। तो बस आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग का शायद एटमॉस्फियर वगैरह पे लेक्चर है, जियोग्राफी का, सोलर सिस्टम पे फैक्चुअल क्लास है। शाम 7 बजे वाली जीएस वाली क्लास जो मेरी एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे होती है, प्लीज उसको मत छोड़ा करो।